हेलो दोस्तों, क्या आप भी ईसीजी स्ट्रिप को देख करके घबरा जाते हो या फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि ये वीटी है या वीफिब है या फिर ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है या सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले मुझे एक बार नॉर्मल साइनस रिदम के बारे में पता होना चाहिए। ईसीजी में आपको पता है हमारे पास एक वेव होती है जिसे हम लोग पी वेव बोलते हैं, जो कि एट्रियल डिपोलराइजेशन के कारण आती है। पी वेव के बाद हमारे पास एक क्यू वेव आती है जो कि सेप्टल डिपोलराइजेशन के बाद आती है। फिर एक बड़ी सी वेव आती है जिसको हम लोग आर वेव बोलते हैं, है ना। आर वेव जो होती है, जो वेंट्रिकल्स के एपेक्स डिपोलराइज होते हैं उसके कारण आती है। क्यू आर एस एस वेव होती है। एस वेव जो होती है वो बेसल डिपोलराइजेशन के कारण आती है। और फिर हमारे पास टी वेव आती है जो कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण होती है। तो ये पी वेव हो गई, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव और ये टी वेव। और इस पूरे को मिला करके हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ये नॉर्मल सी चीजें आप सभी लोगों को पता होंगी, आई होप। तो नॉर्मल ईसीजी में एक चीज समझो कि आर वेव और आर वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है इन जनरल, और इसको बोलते हैं हम कि रिदम रेगुलर है। मतलब ये जो ईसीजी दिख रहा है ये नॉर्मल साइनस रिदम का है कि जो आर आर इंटरवल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वो इक्वल है, वो बराबर है। तो पहली कंडीशन जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज एफिब, एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसे आप प्यार से बोलते हो। बहुत सिंपल तरीका, कैसे पहचानोगे किसी भी ईसीजी में। देखिए मैं आपको बहुत डिटेल्ड फाइंडिंग नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसी चीजें बता रही हूँ जिन्हें आप देख करके ईसीजी को तुरंत पहचान जाओ। एफिब का ईसीजी है, कैसे पहचानोगे? अगर पी वेव्स नहीं दिखे किसी ईसीजी में और अगर रिदम जो है वो इर्रेगुलर है तो 110% वो एफिब का ईसीजी है। चलिए देखते हैं अपन। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तुम, तो मैंने क्या किया है, पहले से लिख करके रखा है दो आर वेव के बीच में कितने बड़े डब्बे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, कहीं पे ज्यादा डब्बे आ रहे हैं, कहीं पे कम डब्बे आ रहे हैं। दैट मीन्स ये इर्रेगुलर है। और दूसरी चीज, अगर इसी ईसीजी को और ध्यान से देखो तो कहीं पे भी पी वेव्स नहीं दिख रही है आपको। मतलब ये किसका ईसीजी है? ये एफिब का ईसीजी है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? देखो 3 स्टेप में मैनेज करते हैं। आपको रेट कंट्रोल करना होगा, आपको रिदम कंट्रोल करना होगा और आपको एंटीकोएगुलेशन को देना होगा पेशेंट को। रेट कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में आप क्लासिकली याद रखो बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल एंड कार्विडिलोल, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम याद रखेंगे डिल्टियाज़म एंड वेरापेमिन। रिदम कंट्रोल के लिए हम लोग एमियोडेरॉन देते हैं। रिदम कंट्रोल के लिए हम लोग एमियोडेरॉन देते हैं। अब एंटीकोएगुलेशन क्यों देना है? क्योंकि इस पेशेंट में बहुत ज्यादा चांसेस है क्लॉट्स बनने की, एम्बोलाई बनने की, वो हम नहीं चाहते। इसलिए प्रेफरेबली हम डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं, जैसे कि रिवारोक्साबैन, ठीक है। वारफरिन भी दे सकते हैं। तो हमने पहला ईसीजी देख लिया। दूसरे ईसीजी पे आते हैं जिसको एट्रियल फ्लटर बोलते हैं। एट्रियल फ्लटर की अगर मैं बात करूं, पंच लाइन टू रिमेंबर इट इज सॉ टूथ वेव्स। कहीं पे भी अगर आपको सॉ टूथ वेव्स दिखे, देखो बहुत क्लासिकली आपको इस ईसीजी में दिख रहा है, 110% ये एट्रियल फ्लटर का ईसीजी है। 2:1 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 एट्रिया की वेव्स आ रही हैं और फिर एक वेंट्रिकल की वेव आई। 2 एट्रियल वेव्स आ रही हैं, फिर एक वेंट्रिकल की वेव्स आई, तो ये एट्रियल फ्लटर का ईसीजी है। तो पहचानोगे कैसे? सॉ टूथ वेव से। इसमें भी वही करना है, आपको रेट कंट्रोल करना है ना। रिदम कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं एमियोडेरॉन से रिदम कंट्रोल कर रही थी, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एजेंट, हम कार्डियोवर्जन करके भी रिदम को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने एट्रियल फिब्रिलेशन देख लिया है ना, और एट्रियल फ्लटर देख लिया। तीसरे ईसीजी पे आते हैं, दैट इज डब्ल्यूपीडब्ल्यू। डब्ल्यूपीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका होता है डेल्टा वेव्स। अब डेल्टा वेव्स को कैसे देखते हैं मैं ये बताती हूँ आपको। ये ईसीजी दिख रहा है, देखो नॉर्मली जब मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको बताया था पी वेव होती है, फिर ये क्यू वेव आई। अब ये डायरेक्ट ऊपर जाता है फिर ऐसे आता है। अगर मैं ईसीजी ऐसा बनाऊं कि ये पी वेव आई और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जब उसमें आर वेव की स्लरिंग हो जाए, है ना, वो एकदम से ऊपर नहीं गया। यहाँ पे आप देखो, अगर ध्यान से आप देखो, सो देयर इज स्लरिंग ऑफ द वेव्स व्हिच यू कैन सी, यानी वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इन वेव्स को हम डेल्टा वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन वेव्स को हम लोग डेल्टा वेव्स बोलते हैं। तो सबसे सरल तरीका तो यही होता है कि हम डेल्टा वेव्स देख लें। तो किसी भी ईसीजी में अगर आपको डेल्टा वेव्स दिख रही हैं तो डब्ल्यूपीडब्ल्यू है, वो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। भाई ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, और ऐसे नोड से एवी नोड के बाद इंपल्स जो है पूरे वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे बंडल ऑफ परकेंजी फाइबर्स के थ्रू पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? एक एबनॉर्मल सर्किट बन चुका है एवी नोड को बाईपास करके। अब ये ना एक एबनॉर्मल सर्किट से जा रहा है। इस एबनॉर्मल सर्किट को हम लोग बंडल ऑफ केंट बोलते हैं, बंडल ऑफ केंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या मिलता है? जो पीआर इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाता है। पी आर क्या होता है? देखो, पी की शुरुआत से आर की शुरुआत तक ये होता है पी आर इंटरवल।
ये P की शुरुआत हो गई और ये R की शुरुआत हो गई। इस चीज को अगर देखोगे तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, छोटा मिलेगा। PR इंटरवल जो है वो छोटा मिलेगा, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मली ये 3 से 5 छोटे डब्बों में आता है, अब यहाँ पे ये छोटा मिलेगा और QRS कॉम्प्लेक्स वाइड मिलेगा। नॉर्मली जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है दैट शुड बी इन लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स या 3 स्मॉल स्क्वायर्स, है ना। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वाइड मिलेगा। आप इतना दिमाग मत लगाओ, आप याद रखो डेल्टा वेव्स मिलती है अगर पहचानना है, बट in exams if you have to write, you should write that it is having short PR, WPW is having short PR and it is having wide QRS, right। अब इसमें देखो, अगर गलती से तुमने ट्रीटमेंट के लिए अगर AV नोड ब्लॉकर्स दे दिए, भाई AV नोड वैसे भी बेचारा काम चोरी कर रहा है, इस तक वेव पहुंच ही नहीं रही, अगर आपने AV नोड ब्लॉकर्स दे दिए तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे कभी भी AV नोड ब्लॉकर्स नहीं देते हैं, प्रेफरेबली हम यहाँ पे प्रोकैनामाइड देते हैं। और अगर आपको इस रास्ते को, जो एबरेंट रास्ता बना, अगर उसको खत्म करना है तो आप इसे एब्लेट कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एब्लेशन होती है जो एबरेंट पाथ क्रिएट हुआ है। तो ये WPW का ECG हो गया। डेल्टा वेव्स देख करके पहचानिए, बहुत आसानी से आप इसको पहचान जाओगे। फिर आते हैं नेक्स्ट ECG पे, दैट इज VT, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को पहचानने का और आसान तरीका है, बहुत सिंपल 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 सिंपल, QRS कॉम्प्लेक्स आपको वाइड दिखेगा। चलो इस ECG को देखते हैं। अगर मैं इस ECG को देखूं तो यहाँ पे आप इन QRS कॉम्प्लेक्सेस को देखो। भाई मैंने नॉर्मली बताया कि जो QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 2.5 से 3 छोटे डब्बों के अंदर आ जाने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप QRS कॉम्प्लेक्स को देखो तो यहाँ से अगर यहाँ तक मैं कितने स्मॉल बॉक्सेस आए उनको काउंट करूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे भी लगभग इतने ही है, यहाँ पे भी लगभग इतने ही है, यहाँ पे भी लगभग इतने ही है। मतलब QRS कॉम्प्लेक्स की क्या हो रही है, वाइडनिंग हो रही है। और कहीं पे भी अगर आपको QRS कॉम्प्लेक्स की वाइडनिंग मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं VT या वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। इसे पहचानने का और सिंपल तरीका ये है कि आप याद रखना, कहीं पे भी QRS कॉम्प्लेक्स की जो वेव्स अगर आपको माउंटेन लाइक दिखी, ऐसे पीकिंग वेव्स दिख रही हैं, तो 110% वो VT का ECG है। ऐसा कोई ECG और नहीं दिखता, बहुत आसान होता है इसको पहचानना, है ना। तो ये आपने पहचान लिया VT का ECG, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का ECG। अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं या मैनेज कैसे करते हैं, भाई बहुत सिंपल। देखो, चेक करो कि पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब बीपी, सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो तुरंत कार्डियोवर्जन करो। VT में अगर अनस्टेबल है तो कार्डियोवर्जन करो, और अगर VT में पेशेंट स्टेबल है तो आप एमियोडेरोन दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चौथा ECG हो गया। पांचवें ECG पे आते हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड टॉर्सिडीज डी पॉइंट। ये तीनों साथ में देखते हैं फटाफट से। वेंट्रिकुलर फ्लटर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है साइन वेव पैटर्न, वेरी 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 सिंपल। कोई QRS कॉम्प्लेक्स को आप इजीली डिमार्केट नहीं कर पाओगे। कहीं पे आपको दिख रहा है QRS कॉम्प्लेक्स है, और जब आप फिजिक्स में साइन वेव पढ़ते थे तो ये एकदम वैसी ही दिख रही है। सो देयर इज एन साइन वेव पैटर्न विच यू कैन सी, राइट, देयर इज एन साइन वेव पैटर्न विच यू कैन सी। सो साइन वेव पैटर्न जो है आपको दिखेगा, उससे आप इसको पहचान सकते हो, बहुत ईजी है। इस पेशेंट को तुरंत डिफिब्रिलेट करना होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर फ्लटर से ज्यादा जरूरी जो होता है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। तो आपको VT नहीं भूलना, आपको VFib नहीं भूलना। VFib में क्या होता है, केओटिक बेसलाइन एंड नो आइडेंटिफाइबल वेव्स। कहने का मतलब ये है, अब इस ECG को देखो आप, है ना, आप इस ECG को देखो। इस ECG में कहीं आप क्या बता सकते हो QRS कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, P वेव कहाँ पे है, T वेव कहाँ पे? भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे को पेंसिल दे दी और उसने कुछ भी बना दिया इससे। दैट इज एन ECG ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एक और ECG देखते हैं समझने के लिए। यहाँ पे आप देखो, प्रॉपरली समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी वेव कहाँ पे है। इस ECG को बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, है ना। केओटिक बेसलाइन वही बोल रहा है, कोई आइडेंटिफाइबल वेव नहीं है। भाई ये इमरजेंसी है, पेशेंट को तुरंत CPR देना होता है, डिफिब्रिलेट करना होता है, एपिनेफ्रीन और एमियोडेरोन देना होता है। इसकी पूरी गाइडलाइंस है जो ACLS के अकॉर्डिंग चलती हैं, डिटेल में आप उसे पढ़ सकते हो। बट हाल फिलहाल एक इमरजेंसी है, CPR और डिफिब्रिलेट करना है अगर रिदम शॉकेबल है तो। अगले ECG पे आते हैं, टॉर्सिडीज डी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो टॉर्सिडीज डी पॉइंटिस कराती हैं। टॉर्सिडीज डी पॉइंटिस क्या होता है भाई, सिंपल सी चीज समझो। कहीं पे भी अगर ट्विस्टिंग दिखे आपको QRS कॉम्प्लेक्स की, अगर मैं QRS कॉम्प्लेक्स में ऐसा बोलूं कि ऐसा QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, एक ट्विस्टिंग दिख रही है QRS कॉम्प्लेक्स की, दैट इज एन ECG ऑफ टॉर्सिडीज डी पॉइंट्स। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है IV मैग्नीशियम सल्फेट। आंख बंद करके IV मैग्नीशियम सल्फेट देना है। तो ये देखो आप यहाँ पे अब इसका ECG देख लेते हैं, ये दिख रहा है अपन को टॉर्सिडीज डी पॉइंट्स का ECG। सो कैन यू सी दिस? अब ये यहाँ पे ऐसे लाइन बना के नहीं देंगे, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये ऐसा है ना, एक पैटर्न बन रहा है। सो दिस इज एन ECG ऑफ TDP, टॉर्सिडीज डी पॉइंट। अगले ECG पे आते हैं, दैट इज ऑफ MI, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है MI में हमें रेसिप्रोकल चेंजेस जरूर देखने हैं, ठीक है। तो हम सारे MIs तो नहीं पढ़ेंगे, हम एक MI सैंपल के लिए लेंगे यहाँ पे, दैट इज इंफीरियर वॉल MI।
अब देखो, हर एक लीड अलग अलग चीज को रिफ्लेक्ट करती है। आपको पता है ईसीजी की जो लीड्स होती है वो सीसीटीवी कैमरास की तरह होती है और वो हार्ट के अलग अलग सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें देती है कि कहाँ पे इश्चीमिया, कहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो इंफीरियर वॉल एमआई में हम 2-3 एवीएफ में देखते हैं। बाकी में क्या देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल में 1 एवीएल V5 V6, एंटीरियर में V2 to V4 देखते हैं, सेप्टल में V1 V2 देखते हैं और एक्सटेंसिव एंटीरियर में 1 एवीएल V1 to V6 देखते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, हमारे काम का है यहाँ पे अभी इंफीरियर वॉल एमआई, जिसमें हमने बोला आपको 2-3 एवीएफ देखना है। तो 2-3 एवीएफ में तुमको क्या मिलेगा, एसटी एलिवेशन मिलेगा और 2-3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है लीड 2, ये दिख रही है लीड 3 और ये दिख रहा है एवीएफ। मैंने पहले से इसको सर्कल कर दिया, तो आप देख सकते हो एसटी एलिवेशन वेरी क्लियरली, यू कैन सी द एसटी एलिवेशन। मैंने बोला रेसिप्रोकल चेंजेस भी चेक करो। रेसिप्रोकल चेंजेस क्या होगा, एसटी डिप्रेशन मिलेगा 1 और एवीएल में। तो 1 में तो इतने अच्छे से आप नहीं देख पा रहे हो, एवीएल को ध्यान से देखो। एवीएल में क्या आपको एसटी डिप्रेशन दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मतलब ये इंफीरियर वॉल एमआई का ईसीजी है। अब मैनेज कैसे करोगे, देखो एक चीज होती है स्टेमी और एक चीज होती है एनस्टेमी। अब यहाँ पे हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन वाला पढ़ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ते आए हो बचपन से, सोनम नाम का एक निमोनिक बनाते थे अपन, SONAM। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन और मॉर्फिन ये चीजें देते हैं स्टेमी में। और अगर मैं एस हटा दूं यानी केवल मोना बचेगा, उसको हम देते हैं एनस्टेमी में। सिंपल चीज। तो इंफीरियर वॉल अगर एमआई है, इसका हालांकि इसका भी पूरा गाइडलाइन है कि परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करना होता है इन लेस देन 120 मिनट। सो देयर इज एन प्रोटोकॉल, बट राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर वी यूज दीस ड्रग्स, सोनम है ना, ये बोलते हैं अपन। इंफीरियर वॉल एमआई के बाद आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री जिसको मोबिट्स 1 बोलते हैं, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक जिसको मोबिट्स 2 बोलते हैं, और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझो। देखो इसके लिए ना तुम्हें पीआर इंटरवल का पता होना चाहिए। ईसीजी में अगर आपको पीआर इंटरवल नहीं पता तो आप हार्ट ब्लॉक नहीं पढ़ सकते। अब पीआर इंटरवल क्या होता है 2 मिनट में पहले ये समझते हैं। देखो मैंने ये पी वेव बनाई, ये मैंने क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव। अब क्या होता है पीआर इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो पीआर इंटरवल पी की शुरुआत से, है ना, पी की शुरुआत से जो पीआर इंटरवल होता है वो कहां तक एक्सटेंड करता है, वो एक्सटेंड करता है आपके आर की शुरुआत तक। ठीक है, आर की शुरुआत तक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल क्या है, एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मली जो पीआर इंटरवल होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स होती है। चलो एक ईसीजी में देखते हैं अपन पीआर इंटरवल, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। लेट अस चेक इट इन अ नॉर्मल ईसीजी वेयर यू कैन आइडेंटिफाई इट। सो ये देखो ये एक नॉर्मल ईसीजी था। अब अपन इसमें ना पीआर इंटरवल देखते हैं और इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने क्या बोला, पी वेव की शुरुआत से शुरू करो आप, तो वी हैव स्टार्टेड विद द स्टार्ट ऑफ पी वेव एंड पी आर वेव की शुरुआत तक जाना है। मैंने बोला 3 से 5 छोटे डब्बों में आ जाना चाहिए। तो कितने डब्बे आ रहे हैं, 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो नॉर्मली जो पीआर इंटरवल होता है ना वो 3 से 5 छोटे डब्बों में आ जाता है। हार्ट ब्लॉक्स के केस में जो पीआर इंटरवल होता है वो क्या होता है, वो बढ़ा हुआ होता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि भाई केवल पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, केवल और केवल पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है। देखो पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, प्रॉपरली आपको पी वेव दिखेंगी, प्रॉपरली आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, प्रॉपरली पी वेव दिखेगी, प्रॉपरली क्यूआरएस, पी वेव दिखेगी, क्यूआरएस दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल याद रखना है कि पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम लोग मोबिट्स 1 बोलते हैं, इसी को हम लोग वेंकी बैक बोलते हैं। भाई इसमें क्या होता है, पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ था पर ये प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, जैसे इस ईसीजी को देखो, जैसे मैं आर्बिटरी वैल्यूज ले रही हूँ कि ये 1 था, मान लो ये 1 है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है तो ये 2 हो गया, यहाँ पे और बढ़ा हुआ दिख रहा है तो 3 हो गया। तो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको मोबिट्स 1 बोलते हो, जिसको वैनकी बैक बोलते हो, उसमें जो पीआर इंटरवल है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। मोर इंपॉर्टेंटली बढ़ने के साथ एक ऐसा टाइम आता है बढ़ते बढ़ते जब एकदम से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1। मोबिट्स टाइप 1 लिखा है, पीआर इंटरवल इंक्रीजेस अंटिल अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप्ड। समझ में आया, ये वैनकी बैक। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2 जिसको बोलते हो आप, इसमें क्या होता है, पीआर इंटरवल बिल्कुल कांस्टेंट होता है। भाई सेकेंड डिग्री में ये तो पक्की बात है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब होना है, पर मोबिट्स टाइप 1 में पीआर इंटरवल बढ़ता है फिर वो क्यूआरएस गायब होता है। मोबिट्स टाइप 2 में जो आपका पीआर इंटरवल है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है ना, और वो फिर एकदम से गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है,
ये हो गया। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, इसी को एवी डिसोसिएशन बोलते हैं, मतलब डाइवोर्स हो गया एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रिया बोल रहा है मैं अपने हिसाब से वेव्स जनरेट करूंगा तो कहीं पे भी पी वेव्स दिखेंगी, वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं मैं अपने हिसाब से वेव्स जनरेट करूंगा, तो जब क्यूआरएस का आने का मन करेगा वो तब आएगा, जब पी वेव का आने का मन करेगा वो तब आएगा। तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में कोई रिलेशन ही नहीं रह जाता पी वेव और क्यूआरएस के बीच में। नॉर्मली भाई पी के बाद क्यूआरएस आना चाहिए, यहाँ पे पी बोल रही है मुझे जब आना है मैं तब आऊंगी। तो ये आपके होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे हमने डिग्रीज ऑफ हार्ट ब्लॉक पढ़ लिए, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इसमें मैनेजमेंट देखो क्या होता है। फर्स्ट डिग्री में जनरली ऑब्जर्व करते हैं अंडरलाइन कॉज को सही करो, है ना, जो भी ड्रग्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण हो रहा है। सेकंड डिग्री भी बिनाइन होता है, एट्रोपिन दो अगर सिम्टोमैटिक है पेशेंट। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स 2 वाला जो होता है इसमें टेम्पररी पेसिंग करते हैं, परमानेंट पेसिंग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भाई आपको टेम्पररी पेसिंग तुरंत करना पड़ेगा, और बाद में क्योंकि यहाँ पे अब पेसमेकर डालना पड़ेगा आपको, बाद में आप परमानेंट पेसमेकर डालोगे। तो हार्ट ब्लॉक्स के केस में आप परमानेंट, अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया तो पेसमेकर के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हार्ट ब्लॉक्स हो गए, यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है। अब हार्ट ब्लॉक्स के बाद अपन आते हैं इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटीज में। भाई एक चीज होती है हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरकलीमिया के बारे में एक क्लासिकल वर्ड याद रखो, टॉल टेंटेड टी वेव्स, यूजुअली ये वर्ड यूज किया जाता है, पर और भी कुछ फाइंडिंग्स होती है उसको भी सुन लो। वाइड क्यूआरएस होता है और साइन वेव मिलती है। तो हाइपरकलीमिया के केस में जो टी वेव्स होती है ना, जैसे देखो ये पहले तो पहचानो, ये पी वेव दिख रहा है ईसीजी में, पहले आप इस ईसीजी को देखो, ये पी वेव दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और ये टी वेव्स दिख रही है, देखो कितनी बड़ी टी वेव्स दिख रही है ना। अगेन ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। तो टॉल टेंटेड टी वेव्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दैट यू गेट इन हाइपरकलीमिया। तो हाइपरकलीमिया में हमें मिलती है टॉल टेंटेड टी वेव्स। हमें वाइड क्यूआरएस मिलता है, अगर देखो क्यूआरएस है 2.5 डब्बों से बड़े में आ रहा है ना, 2.5 डब्बों से ज्यादा में आ रहा है तो वाइड क्यूआरएस है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। हाइपोकलीमिया का मतलब क्या होता है, यूजुअली यू वेव्स मिल सकती हैं आपको, या फ्लैट टी मिल सकती है, और एसटी डिप्रेशन मिलता है। तो हाइपोकलीमिया में एसटी डिप्रेशन, यू वेव्स और फ्लैट टी। तो यहाँ पे आप देखो इन्वर्टेड टी वेव आपको दिख रही है ना, यू दिख रहा है, यू जैसा दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट हाइपोकलीमिया। तो ये हाइपोकलीमिया की बात हो गई जिसमें हमें टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया देख लिया, अब कैल्सीमिया की बात करते हैं। इतना समझ लो कैल्शियम जो है वो क्यूटी का दुश्मन है, कहने का मतलब ये है। अब क्यूटी इंटरवल क्या होता है पहले तो ये समझते हैं भाई, अगेन ईसीजी बनाते हैं अपन। क्यूटी इंटरवल क्यू की शुरुआत से शुरू होता है और टी के एंड तक जाता है, ये पूरा का पूरा क्यूटी इंटरवल होता है, क्यू की शुरुआत से टी के एंड तक। हाइपरकैल्सीमिया के केस में मैंने क्या बोला, कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्यूटी इंटरवल कम होगा, हाइपरकैल्सीमिया है तो शॉर्ट क्यूटी मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया है तो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी मदद से आपने हाइपर और हाइपोकैल्सीमिया को पहचान लिया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, तो क्यूटी इंटरवल जो है वो बढ़ चुका है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैल्शियम लेवल। अब ज्यादातर केसेस में जो हाइपरकैल्सीमिया होता है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए हम फ्लूइड्स दोगे अगर आप तो चीजें सही हो जाएंगी, और हाइपोकैल्सीमिया के केस में भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप कैल्शियम दे सकते हो, हाइपो है तो कैल्शियम देना ही पड़ेगा। तो ये थे वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ईसीजीज जो आपको पता होने चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई हैव समराइज्ड इन वन सिंगल पेज, ऑल द इंपॉर्टेंट ईसीजीज व्हिच आर आस्क्ड इन योर वाइवास एंड व्हिच यू फ्रीक्वेंटली सी इन योर आईसीयू। थैंक